सॉर्ट करना रहेगा, ठीक है, तो हम लोग बबल सॉर्ट यूज करते हैं। सो सपोज अगर आप अपने पास एक अरे है, ठीक है, ये सपोज अपना एक अरे है, ठीक है। अरे मतलब जैसे मैंने कल बोला था, अरे मतलब क्या होता है, अरे मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग सेम डेटा टाइप, मतलब अपने पास कलेक्टिवली डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं जिसका डेटा टाइप सेम हो। अभी ये अपना अरे कौन सा है, न्यूमेरिक अरे है। इसके अंदर अगर मैं सपोज फ्लोट का अरे मतलब मेरे को स्टोर करना है तो फ्लोट का वैल्यू स्टोर करूंगा, जैसे फ्लोट का वैल्यू रहेगा तो कैसे रहेगा 12.5, 89 पॉइंट समथिंग वैसा, तो वो हो गया फ्लोट का अरे, ये अपना न्यूमेरिक अरे है। वैसे ही हम लोग कैरेक्टर का भी अरे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना अरे है, सपोज पहले हम लोग लॉजिक समझ के लेते, ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे इसको इम्प्लीमेंट, कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो सपोज अपने को क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। सॉर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं वन टाइम उसको सॉर्ट करूंगा तो मेरे को क्या करना है, ये नंबर और ये नंबर को कंपेयर करना है, चेक करना है कि अगर ये नंबर इससे बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। तो ये नंबर अगर इससे बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, सपोज फर्स्ट वाला नंबर सेकंड से बड़ा रहेगा तो स्वैप होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, ऐसे करते करते सबसे बड़ा नंबर एंडिंग में आ जाएगा स्वैप करने के बाद। अभी फिलहाल तो ये छोटा है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला अगर मैं एक फॉर लूप घुमाऊंगा, ठीक है, अपने को क्या करना है, हर एक नंबर को हर एक नंबर के साथ कंपैरिजन करना है। इसके लिए हम लोग को नेस्टेड फॉर यूज करना पड़ेगा, नेस्टेड व्हाइल। तो अगर मैं सपोज फर्स्ट टाइम लूप घुमा रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू, जो भी मेरा साइज है, कितना साइज है इसका, 1 2 3 4 5 6, तो 5 तक, और आई प्लस प्लस, ठीक है, इधर आएगा 4 तक के आएगा, क्यों 4 तक आएगा तो हम लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। तो अगर सपोज मैं एक फॉर लूप घुमाता हूँ, एक फॉर लूप, नेस्टेड फॉर नहीं घुमाता, एक फॉर लूप घुमाने पे क्या होगा, ये जो 89 है वो एंडिंग में आ जाएगा, सिर्फ 89, बाकी का कुछ शॉर्ट नहीं होगा, जो 89 है वो एंडिंग में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं इफ, हम लोग ने लिखा अगर ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1, अगर ए ऑफ आई का वैल्यू ए ऑफ आई 1 के से बड़ा रहेगा तो स्वैपिंग होना चाहिए। तो स्वैपिंग के लिए हम लोग लिखेंगे इधर टेम्प इज इक्वल टू ए आई, ए आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और ए ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये अपना क्या है, सॉर्टिंग का फॉर्मूला है, मतलब सॉर्टिंग का हम लोग ने एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कोड लिखने पे कैसा इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो अगर फर्स्ट सपोज क्या लिखा है मैंने, आई ऑफ 0, ठीक है, ए ऑफ 0 क्या होगा 12, जैसे हम लोग ने कल देखा था ये इंडेक्स नंबर फॉलो करता है, तो हर एक एलिमेंट अरे का क्या होगा, 0 से चालू होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन मैंने 4 तक ही लिया है, क्यों, क्योंकि 4 और इधर मैंने आई प्लस 1 लिया है तो ऑलरेडी वो 5 हो जाएगा। तो पहले देखते हैं आई 0, तो जब भी आई का वैल्यू 0 रहेगा, ए 0 होगा 12, मतलब इधर कंडीशन क्या बनेगा कि अगर 12 इज ग्रेटर देन 89 है क्या, तो 12 इज ग्रेटर देन 89 है क्या, तो नहीं है, तो फॉल्स है। तो फॉल्स है तो क्या होगा, इसके अंदर आएगा ही नहीं, ये इसके अंदर आएगा ही नहीं इफ के अंदर। तो डायरेक्टली क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू होगा 1, तो ए ऑफ 1 मतलब होगा 89, ठीक है। जब ये देखो ये सेकंड टाइम एग्जीक्यूट, 89 ग्रेटर देन 45, ठीक है। तो 89 ग्रेटर देन 45 है, ट्रू है, तो अंदर आएगा, तो टेम्प इज इक्वल टू इधर सेट हो जाएगा 89, ठीक है। ये जो डबल स्लैश कर रहा हूँ वो है कमेंट होता है हमेशा, कमेंट, ठीक है। जो मैं डबल स्लैश कर रहा हूँ ना वो होता है कमेंट होता है, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ए ऑफ आई में क्या जाएगा, आई प्लस 1 का वैल्यू, आई प्लस 1 के पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है 45, तो इस प्लेस पे जाएगा 45 का वैल्यू, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ए ऑफ आई के पोजीशन पे 89 का वैल्यू जो हम लोग ने टेम के अंदर स्टोर किया था, तो इसको बोलेंगे स्वैपिंग। तो ये एग्जीक्यूट करने के बाद अपना देखो अरे चेंज होके क्या बनेगा, अरे का आउटपुट कैसे आएगा, तो पहले तो 12 ही रहेगा फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा 45, थर्ड पोजीशन पे आएगा 89, फिर 2, फिर 22 और फिर 4, तो बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। जब भी मेरा वैल्यू क्या था, आई का वैल्यू 1 था तभी ऐसा हुआ,
जब भी 0 था तभी कुछ चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि पहला वैल्यू छोटा ही था। तो एज इट इज जब भी आई का वैल्यू रहेगा, देखो आई का वैल्यू जब भी 0 होता मतलब था तभी कुछ चेंजेस नहीं हुआ। आई का वैल्यू जब भी 1 हो गया तो ये चेंजेस हुआ मेरे एरे के अंदर कि 89 इधर आ गया, 45 ये साइड आ गया। ठीक है, तो इसके बाद जब भी आई का वैल्यू 3 होगा, तो जब भी 3 होगा 2 होगा, सॉरी 2 होगा तो क्या होगा, ये प्लेस का वैल्यू अभी 2 पोजीशन पे क्या 89 है, तो 89 ग्रेटर देन क्या होगा i+1, मतलब i+1 के पोजीशन पे 2 है तो इधर आएगा 2। तो 89 ग्रेटर देन 2 है, ट्रू है, तो जस्ट क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा अभी। ठीक है, तो i प्लस मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो सबसे बड़ा नंबर है वो हम लोग शिफ्ट कर करके हम लोग क्या ले रहे हैं, एंडिंग में लेके जा रहे हैं, एंडिंग में। ठीक है, ये पोजीशन पे आएगा। तो ऐसा हर एक को करना है, ऐसा हर एक को, मतलब अभी 89 सबसे बड़ा नंबर तो आएगा इधर। अभी सेकंड टाइम में फॉर लूप घुमाऊंगा, मतलब ये फॉर लूप एक फर्स्ट टाइम एक फॉर लूप हो गया, सेकंड टाइम वैसे ही फॉर लूप घूमेगा तो क्या होगा, सेकंड जो लार्जेस्ट नंबर है 45 वो एंडिंग में जाएगा। थर्ड टाइम घुमाऊंगा 22 है तो 22 एंडिंग में जाएगा। फिर फोर्थ टाइम 12 है तो 12 जाएगा ऐसा पीछे पीछे। फिर 4 है तो 4 जाएगा, फिर 2, ऐसा सॉर्ट अपने को अरे मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका एल्गोरिथम है बेसिकली। तो जब भी आई का वैल्यू अभी क्या होगा, 2 होगा, आई का वैल्यू 2 होगा तो सॉर्टिंग कैसे होगा, 12, ये 45 एज इट इज, इधर आएगा 2, अपना 89 जाएगा थर्ड पोजीशन पे, मतलब थर्ड इंडेक्स नंबर पे। ठीक है, 22 4, बाकी रेस्ट वैसे के वैसे ही रहेगा। जब भी मेरा आई का वैल्यू क्या था, 2 रहेगा। आई का वैल्यू जब भी 3 होगा तो क्या होगा, 3 पोजीशन पे क्या 89 है, और i+1 देखो ये 3 और i+1 मतलब 4, तो 4 पोजीशन पे क्या है 22 है, तो 22 इधर 89 इधर। तो जब भी फोर्थ होगा तो 12 45 2 89, 89 नहीं आएगा इधर, क्या आएगा 22 89 और 4। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, ये कभी था 3 था। और लास्ट टाइम जब भी मेरा एक लूप घूमेगा तो लास्ट टाइम क्या होगा, 12 45 2 22, इधर आएगा 4 और आएगा 89। ठीक है, और क्या होगा, आई का वैल्यू क्या तभी क्या होगा 4 रहेगा। और हम लोग देखो 4 तक ही घुमा रहे हैं, 4 के आगे नहीं घुमा रहे हम लोग, 4 तक ही घूमेगा ये लोग। तो ये होगा अपना एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये अरे को, ये सॉर्टेड अरे नहीं है। ठीक है, ये अरे क्या है, सॉर्टेड अरे नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये हम लोग ने एक बार लूप घुमा है, एक बार लूप में, मतलब एक लूप यूज किया हम लोग ने, एक लूप यूज किया तो क्या हुआ, सबसे बड़ा नंबर एंडिंग में आया। वैसे अपने को कितने नंबर अपने पास नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स अपने को इसको घुमाना है, 5 टाइम्स। और मतलब इसी चीज को, ये जो फॉर लूप है, ये फॉर को 5 टाइम्स करना है, मतलब 0 to 4 टाइम्स करना है। तो आपको और एक क्या है, इसको फॉर में वापस रिपीट करना है तो इसको फॉर में वापस लिखना पड़ेगा। तो इधर ऐसा लिख सकते हो, तो देखो 0 to 4 मतलब ऑलरेडी 5 टाइम्स होता है, तो जस्ट आपको ऐसा लिखना है इसको। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है, देखो आपका आंसर क्या बन के आएगा, लास्ट में ऐसा घुमाओगे तो लास्ट में आपका आंसर बन के आएगा 2,4। ठीक है, 2,4,12, ठीक है, 22, 45, 89। ठीक है, तो ये बहुत बार घूमेगी, ये 4 टाइम्स घुमा, अगेन 4 टाइम्स घूमेगा, अगेन 4 टाइम्स घूमेगा, ऐसा घूमते घूमते फिर लास्ट में ये आएगा। तो ये कितने टाइम्स टोटल घूमेगा, 4 into 4 16 टाइम्स ही घूमेगा लूप। ठीक है, क्योंकि फॉर के अंदर हम लोग ने वापस फॉर लिखा हुआ है इसके लिए। ठीक है, तो ऐसा हम लोग, ये ऐसा एग्जीक्यूशन होता है कि अगर पहला नंबर बड़ा रहेगा तो फिर कंपैरिजन होगा, अगर पहला नंबर बड़ा है तो स्वैपिंग होगा, स्वैपिंग होते होते क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर एंडिंग में आएगा। तो ये हम लोग ने एक बार फॉर, मतलब एक फॉर यूज किया तो ऐसा हुआ। वैसे 4 फॉर लूप यूज करने, तो 4 लिखने के लिए हम लोग एक के नीचे एक लिखने से अच्छा उसी को हम लोग एक फॉर के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर क्यों यूज करते हैं, कोई भी चीज को रिपीट करने के लिए। तो अपने को ये फॉर लूप ही रिपीट करना था, ये पूरा चीज रिपीट करना था 5 टाइम्स, तो इसके लिए मैंने इसको फोर, मतलब एक फॉर लूप के अंदर लिखा है। सबको समझ में आ रहा है ना ये, इसको कुछ डाउट है इसके अंदर। एक्चुअली ये प्रोग्राम हम लोगों ने कल एग्जीक्यूट करके देखा था, अगर आपको याद रहेगा, मैंने आपको पूरा सॉर्टेड अरे मतलब दिखाया था कि हम लोग उसको सॉर्ट कैसे कर सकते। ठीक है, इसके अंदर कुछ डाउट है किसी को फिलहाल? हेलो, इसको डाउट है इसके अंदर? ओके, बाकी और कुछ डाउट था इसके अंदर, मतलब और नया कुछ डाउट है किसी को तो हम लोग सॉल्व करेंगे आज। कोई कंसेप्ट में डाउट है, कुछ नहीं समझा ऐसा? हेलो,
हाँ सिद्धेश। हाँ सर, कॉपी कंस्ट्रक्टर बताइए ना। ओके, कॉपी कंस्ट्रक्टर देखते हैं, ठीक है। तो पहले उसके पहले अपने को कंस्ट्रक्टर आना चाहिए। सिद्धेश, आपको कंस्ट्रक्टर मालूम है क्या होता है कंस्ट्रक्टर? हाँ सर, बेसिक इंफॉर्मेशन है। हाँ, क्या होता है कंस्ट्रक्टर? उसका क्लास के जैसा ही रहता है, सिर्फ उसमें स्टार्टिंग में वर्ड नहीं होता, क्लास नेम जैसा ही रहता है। ओके, ठीक है। देखो, कंस्ट्रक्टर के एक्चुअली है ना, कंस्ट्रक्टर के चार प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आप म्यूट कर सकते हो सिद्धेश। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के एक्चुअली चार प्रॉपर्टीज है। अगर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हो सी प्लस प्लस के अंदर, तो पहले तो चार प्रॉपर्टीज जान लो आप क्या होता है कंस्ट्रक्टर के। एक तो कंस्ट्रक्टर कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि एक कंस्ट्रक्टर है, तो सेम नेम एज अ क्लास नेम। जो फंक्शन का नाम सेम होगा क्लास के नेम जैसा, सेम नेम एज अ क्लास नेम। मतलब जैसे कि अगर आपने क्लास टेस्ट बनाया, ठीक है, आपने क्या बनाया क्लास टेस्ट, तो आपके इसके अंदर का फंक्शन भी कैसा रहेगा, देखो, टेस्ट। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। तो देखो, सेम नेम एज अ क्लास नेम, जैसा क्लास का नाम है वैसा ही इसका नाम है, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्टर का कि सेम नेम एज क्लास नेम। क्लास का जो नाम आप रखोगे वही आपको कंस्ट्रक्टर का एज इट इज नाम रखना है, ठीक है। ऑलवेज डिक्लेयर एज पब्लिक, ऑलवेज डिक्लेयर एज पब्लिक, ठीक है। मतलब आप लोग इसको है ना, देखो मैंने कल बताया था एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट प्रोटेक्टेड, किसी ने मेरे को पूछा था कि सर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कभी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैंने बोला कि अगर प्राइवेट लिखोगे तो आप ये क्लास के बाहर यूज नहीं कर पाओगे, प्रोटेक्टेड लिखोगे सिर्फ इनहेरिटेंस में यूज कर पाओगे। तो पब्लिक है तो हमेशा इसको एज अ पब्लिक ही लिखना है आपको। मतलब जो कंस्ट्रक्टर रहेगा वो ऑलवेज डिक्लेयर पब्लिक ही होता है, उसको आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऑलवेज डिक्लेयर एज अ पब्लिक, डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप, एनी रिटर्न टाइप। मतलब क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर को कोई भी अपने को रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर आप नॉर्मल फंक्शन देखोगे, हम लोग नॉर्मल फंक्शन नीचे बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल फंक्शन हम लोग ऐसा लिखते हैं, वॉइड गेट डेटा, जैसे हम लोग ने कल बनाया था। तो ये मेरा नॉर्मल मेथड है, एक्चुअली फंक्शन नहीं, इसको क्लास के अंदर के फंक्शन को मेथड बोलते हैं। तो ये क्या मेरा एक मेथड है और ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस देख रहे हो। ये वॉइड, इसको बोलते हैं डेटा टाइप, मतलब रिटर्न टाइप है। वॉइड लिख सकते हो आप, इधर इंट लिख सकते हो, फ्लोट लिख सकते हो, कैरेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। ये रिटर्न टाइप मेंशन करना पड़ता है जब भी आप मेथड यूज करते हो, बट कंस्ट्रक्टर के आगे अपने को कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप, इसको कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट क्या है, ये जो अपना कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कैसे होता है, कॉल ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास क्लासेस क्रिएटेड। कभी कभी अपना ये कॉल होगा टेस्ट, ये फंक्शन कभी कॉल होगा जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा टेस्ट का, ठीक है। अपने को इसको पर्टिकुलरली कॉल नहीं करना पड़ता कि टी डॉट गेट डेटा। हम लोग फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं मेथड को, वैसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता नहीं अपने को। जैसे कि अगर इसको सपोज मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर कुछ डेमो लिख देता हूँ कि ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है मेरा, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ये मेरा मेथड है, सी आउट, ये मेरा मेथड है। ये मैं मैसेज आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। और अगर सपोज आपको कभी कॉल करना है इसको, तो देखो आपको कैसे करना है, टेस्ट और टी लिखोगे, ठीक है, या कुछ भी ऑब्जेक्ट, T1 T2 T3। जैसे हम लोग ने कार का कल बनाया था, मैंने बोला था कि कार BMW भी कार में आता है, ऑडी भी कार में आता है, मर्सिडीज भी कार में आता है। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स है, कार अपना क्लास है और जो इसको यूज करे उसका प्रॉपर्टी वो ऑब्जेक्ट है। तो वैसे आप जब जैसे ही टेस्ट टी बनाओगे ऐसा लिखोगे तो क्या होगा, इधर
कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, मतलब आपको बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, उसका नाम भी कुछ लिखने का जरूरत नहीं, टेस्ट ही लिखोगे ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर करके, क्योंकि वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, इतना पूरा पार्ट कॉल हो जाएगा। और अगर आपको गेट डेटा कॉल करना है, गेट डेटा कॉल करना है तो आपको कैसे करना पड़ता है, टी डॉट गेट डेटा, ये हम लोग ने कल भी देखा था। तो अगर मेथड कॉल करना है तो आपको ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, और कौन से भी फंक्शन के मतलब मेथड के पहले अगर आपको कंस्ट्रक्टर मतलब कुछ भी कॉल करना है तो आपको कंस्ट्रक्टर में लिखना है वो चीज। कोई भी मेथड के पहले अगर कुछ एग्जीक्यूशन करना है, वैल्यू असाइन करना है, कुछ भी करना है, तो आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या ऐसे ये है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर समझा सबको, क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए आपको कंस्ट्रक्टर टर्म मालूम होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर कभी यूज होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर समझा सबको, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी को डाउट है क्या पहले? तो फिर हम लोग नेक्स्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर दे। ये सिद्धेश आपको कंस्ट्रक्टर समझा ये? हाँ सर। हाँ, तो अभी हम लोग देखते हैं कॉपी। कॉपी मतलब क्या होता है कि अगर एक ही कंस्ट्रक्टर को हम लोग अगर वापस यूज करेंगे, ठीक है, वापस किसी चीज में यूज करेंगे, अभी इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो सपोज हम लोग क्रिएट कर देते हैं, अभी ये होगा मेरा टी, क्लास टी। अभी अगर मेरे को कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो मैं कैसा क्रिएट करूंगा, पब्लिक टेस्ट, और ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर। और एक नॉर्मल फंक्शन बनाना है मेरे को, तो मैं लिखूंगा वॉइड गेट डेटा। ये अपना क्या डिफॉल्ट, या हम लोग बोल सकते हैं इसको क्लास मेथड। और इन दोनों को भी एक्सेस करना है। तो देखो, जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अभी ऑब्जेक्ट कैसे बनाता हूँ हम लोग, टेस्ट और टी लिखूंगा या T1 लिखूंगा, ऑब्जेक्ट बन गया। और देखो मैं बाकी कुछ भी नहीं लिखता, ये एक लाइन लिख दिया तो भी मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसमें लिखा है मैंने, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा है, तो क्या हो गया, कॉल हो गया। और अगर मेरे को मेथड को कॉल करना है, मेथड मतलब वो गेट डेटा जो लिखा है उसको अगर कॉल करना है मेरे को, तो फिर मैं लिखूंगा इधर टेस्ट, सॉरी टेस्ट का जरूरत नहीं, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया पहले ही। तो T1 डॉट अपने को लिखना है गेट डेटा। तो देखो दोनों भी कॉल हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी और क्लास मेथड भी। तो क्लास मेथड कॉल करने के लिए मतलब ये जो गेट डेटा कॉल करने के लिए मेरे को ये लिखना पड़ता है। और ये T1 बना, मतलब T1 कैसे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होगा तभी। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तभी क्या हुआ, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल। और इधर क्या होगा, मेरा मेथड कॉल होगा। मेथड मतलब क्लास के अंदर का फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर। अभी अपने को देखना है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे कर सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कभी यूज होगा, अगर सपोज आपके पास ऑलरेडी दो कंस्ट्रक्टर मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आप यूज कर रहे हो, तो हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। ठीक है, अगर सपोज आपको ऑलरेडी आपने कुछ बनाया और उसको यूज करना है आगे जाके, ठीक है, तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज कर पाओगे।
तो देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर अपने पास है, इसको निकाल देते हैं। हम लोग ने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, सपोज इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देते हैं, जैसे कि इंट ए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं वैल्यू असाइन करने के लिए, ठीक है। और यही वैल्यू अगर मेरे को किसी और केस में यूज करना है, तो जब भी मैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, जैसे कि दूसरा कंस्ट्रक्टर कैसे बनाऊंगा मैं, देखो पब्लिक कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाऊंगा, देखो पब्लिक हम लोग जो ले लेते वेरिएबल वाई, वाई इक्वल टू बी, और ये दोनों को वैल्यू यूज करना है मेरे को इधर एडिशन के लिए। तो पब्लिक टेस्ट, ये मेरा दूसरा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। बट ये यूज करेगा पहले वाले को, ठीक है। तो पहले वाले को कैसे यूज करेगा, देखो उसके लिए उसका ऑब्जेक्ट पास करना है। तो टेस्ट एंडरसन टी x is equal to t dot x, y equal to t dot y। अभी देखो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज देखते हैं हम लोग इधर। तो मेरे को क्या दो वैल्यू पास करना है, जैसे मैं t1 कॉल किया इधर, तो अगर मैंने पास किया 4,5, एक मेरा कंस्ट्रक्टर नॉर्मल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अभी देखो जैसे मैं ये लाइन लिखता हूँ, तो क्या होगा, ऊपर में ऊपर जाएगा जिसमें दो पैरामीटर है, अभी इसके अंदर दो पैरामीटर इंट ए इंट बी। तो एक्स का वैल्यू सेट होगा 4, वाई का वैल्यू सेट होगा 5, ठीक है। अभी इसी यही कंस्ट्रक्टर को मेरे को यूज करना है दूसरे के अंदर। तो दूसरे के अंदर कैसे यूज करूंगा, देखो टेस्ट और t2 बनाया मैंने, और t2 के अंदर मैंने अगर पास किया t1, ठीक है। अभी t1 ऑब्जेक्ट देखो, t1 ऑब्जेक्ट इसका है, ये कंस्ट्रक्टर है, मतलब ये क्लास का ये ऑब्जेक्ट है t1, और t1 को मैंने t2 के अंदर यूज किया जैसे इधर यूज किया। तो फिर ये 4 और 5 हम लोग इधर यूज कर पाएंगे और अपने को एडिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको प्रिंट करके देखेंगे हम लोग, तो देखो 9 आ गया। तो इधर हम लोग देखो ये कंस्ट्रक्टर में हम लोग एडिशन नहीं कर रहे, ये कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, वैल्यू लेने का। ये जो कंस्ट्रक्टर का काम है वैल्यू लेने का, लेकिन ये सेम ये कंस्ट्रक्टर में मेरे को वैल्यू लेके एडिशन भी करना है। तो आधा काम तो मेरा इस चीज में हो रहा है। देखो इसके अंदर मैं तो कोई दो पैरामीटर नहीं ले रहा हूँ, ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, मैं उसी को क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कॉपी बना के इधर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉपी कैसे क्रिएट किया मैंने, ऑलरेडी मैंने कंस्ट्रक्टर एक बना के रखा था, जैसे कि ये वाला मेरा कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर क्या आता है, दो वैल्यू आता है, मतलब दो वैल्यू लेता है। ये कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, दो वैल्यू लेना, और वो जो अंदर वाले एक्स और वाई है उसको सेट कर देना, एक्स को फर्स्ट पैरामीटर, वाई को सेकंड पैरामीटर। तो इसका काम इधर तक खत्म हो गया फर्स्ट कंस्ट्रक्टर का। सेकंड कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो मेरा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर ने काम किया है, जैसे कि उसने एक्स और वाई का वैल्यू सेट किया है, तो वो मेरे को चाहिए एडिशन के लिए। तो सिर्फ मैं क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट जो इसके पहले कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, उसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करता हूँ, ठीक है। और उसका एक्स और वाई ले लूंगा मेरे एक्स और वाई में, और एडिशन कर दूंगा। मतलब ऑलरेडी जो है उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या किया मैंने, 4 और 5 का वैल्यू सेट कर दिया। और ये 4 और 5 देखो t1 मैंने इधर पास किया t2 के अंदर। तो t1 मतलब ऑब्जेक्ट गया टेस्ट का, तो t1 का x मतलब 4 है, t1 का y मतलब 5 है, और दोनों का एडिशन मतलब क्या है, 9। तो इसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। मैंने पहला कंस्ट्रक्टर कॉपी करके सेकंड कंस्ट्रक्टर में यूज किया, ठीक है। समझ में आया आपको सिद्धेश?
बाकी सब लोगों को भी। हाँ, तो बहुत इजी है। आपको ये नॉर्मली एग्जांपल भी लिखोगे ना एग्जाम में कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए, तो भी मतलब अब लिख पाओगे ये, ठीक है। बाकी और किसी को कुछ डाउट? एनीवन बाकी? सर डिफरेंट प्रोग्राम्स में ना कौन सा कंट्रोल स्टेटमेंट कब यूज करना है वो कैसे पता चलता है? कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स। हाँ सर। अभी आपको इफ एल्स, उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। अभी कौन सा कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं समझा कि कौन सा कंट्रोल। अभी देखो कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, वो सब है। तो आप कभी यूज करोगे तो वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, कंडीशन क्या आप पूछा है। जैसे अगर मल्टीपल कंडीशन आपको एक साथ चेक करना है, अभी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कि इफ का, पहले तो ये समझ लो कि इफ कभी यूज करने का और लूप कभी यूज करने का, ठीक है। इफ कभी यूज करोगे आप, जब भी आपके पास है ना अजम्पशन करना है आपको, अजम्पशन मतलब अज्यूम करना है कि अगर ये कंडीशन हुआ तो आपको क्या करना है, और अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, ठीक है। तो तभी आप ये कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हो, ठीक है। जैसे कि दो इसके नीचे लिख दो। देखो पहले तो देखो कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से। मोस्टली तो कंट्रोल स्टेटमेंट आपको आएंगे नहीं क्योंकि वो 11th में थे। आपको तो अभी लूप से आगे जितना भी पार्ट है वो सब आएगा, लेकिन कंट्रोल स्टेटमेंट यूज होते हैं उसके अंदर भी, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंट्रोल स्टेटमेंट में प्रोग्राम नहीं आएगा, बट फॉर के अंदर इंप्लीमेंट करने आएगा। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में आता है इफ एल्स, इफ एल्स इफ, ठीक है, और नेस्टेड इफ, ठीक है। ये सब कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो अगर देखो मैंने जैसे बोला कंट्रोल स्टेटमेंट कभी यूज करोगे, तो वो डिपेंड करता है हाउ मेनी कंडीशंस आपके पास है, मतलब कितने सारे कंडीशंस है आपके पास, और उसके ऊपर प्रोग्राम बनाना है। सपोज आपके पास एक ही कंडीशन है कि ये कंडीशन ट्रू है, तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप इफ यूज करोगे। जैसे कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो ये आपको डिस्प्ले करना है, तो आप क्या करोगे, आप कंडीशन क्या बनाओगे उसके लिए। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ सी आउट, मतलब एक नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि एन ले रहा हूँ, एन इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। और मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि एन मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यूजर कुछ भी डाल सकता है, इधर 45 डाल सकता है, -45 भी डाल सकता है, ठीक है, 0 भी डाल सकता है, या 1 भी डाल सकता है, कुछ भी नंबर डाल सकता है। मैंने जस्ट अभी 45 डाला है। तो अगर अज्यूम करता हूँ कि अगर ये नंबर, इफ अगर ये नंबर क्या है, हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर वो 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव नंबर है, अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव नंबर है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि n इज ग्रेटर देन 45, तो सॉरी n इज ग्रेटर देन 0, तो ये नंबर क्या आएगा, ये नंबर आएगा पॉजिटिव। मतलब मैं सी आउट करूंगा इसको, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक ही कंडीशन था, आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर है कि नहीं चेक करना है। नेगेटिव रहेगा तो उसके लिए कुछ प्रिंट नहीं करना है, इसके लिए हम लोग ने एल्स नहीं लिखा, हम लोग ने सिर्फ क्या लिखा, इफ लिखा है कि अगर ये 0 रहेगा, मतलब 0 से बड़ा रहेगा तो क्या है, पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो सिर्फ जब भी आपको एक ही कंडीशन पूछा है तो आपको इफ यूज करना है। लेकिन अगर सबको आपके पास दो कंडीशन है, जैसे कि एग्जाम्पल लो, आपने कॉइन टॉस किया है, कोई भी कॉइन आप क्या करो, टॉस कर रहे हो। तो कॉइन टॉस कर रहे हो तो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी आता है, एक तो हेड हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, वो टेल हो सकता है। तो आपको एक कोई भी साइड चेक करना है कि वो हेड या नहीं है। अगर हेड नहीं है मतलब समझ जाने का वो टेल है। तो सेम अगर इफ के अंदर अगर आप चेक कर रहे हो कि नंबर ऑड है कि इवन है, तो ऑड इवन कैसे चेक करोगे, इफ कोई भी नंबर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि नंबर ऑड है कि इवन है। तो इवन नंबर को पकड़ो, इवन नंबर का कंडीशन पकड़ो कि कैसे आप इवन नंबर को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। और ऐसा कंडीशन बनाना है आपको कि जो यूनिवर्सल, मतलब सब नंबर के लिए एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, मतलब सब नंबर वो क्वालिफाई करे। जैसे कि अगर मैं कोई भी इवन नंबर होता है वो 2 के टेबल में आता है, राइट, मतलब 2 से कंप्लीट डिवीजन होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एन, एन मतलब जो नंबर यूजर डालेगा वो एन मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू 0। अगर एन का जो भी वैल्यू रहेगा वो अगर 2 से कंप्लीट डिवीजन होता है तो वो नंबर मेरा क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा, ठीक है। तो मैं सी आउट में लिख सकता हूँ इधर कि ये क्या है, मेरा इवन नंबर, ठीक है। और एल्स अगर सपोज ये डिवीजन हुआ ही नहीं, मतलब किसी ने डाला है 13, डाला 13 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो वो क्या होना चाहिए, वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर होगा ऑड नंबर, ठीक है। तो ये कैसे सिंगल सिंगल कंडीशन है, अभी इसके अंदर दो ही पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग को इफ और एल्स लिखते हैं।
नहीं, इफ एल्स इफ कभी लिखोगे जब भी दो से ज्यादा कंडीशन होगी, जैसे कि अगर आपको कंपैरिजन करना है 2 नंबर का, 3 नंबर का, तो कंपैरिजन करते टाइम आपको क्या करना पड़ता है, 2 नंबर को कंपेयर करना है तो ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, फिर ए ग्रेटर, फिर बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन ए, सी ग्रेटर देन बी, वैसे तो आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे मल्टीपल नंबर्स को कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो तब भी आप कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करोगे, लेकिन उसके अंदर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक लाइन में क्या करना है, एक लाइन में मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं, तो भी आपको नेस्टेड इफ या ये लिख सकते हो, जैसे कि अगर मेरे पास 3 नंबर है, ए इज इक्वल टू समथिंग दिया है मैंने, बी इज इक्वल टू समथिंग दिया है, और सी इज इक्वल टू समथिंग दिया है, तो इन तीनों में से मेरे को बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। अभी हम लोग देख के बता सकते हैं कि भी बड़ा है, लेकिन लॉजिकली अपने को आंसर देना है, ठीक है। और अगर ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं, हर यूजर अलग अलग डाल सकता है, ठीक है। 100 यूजर है तो 100 यूजर इसको, कभी कोई इसको बड़ा डालेगा, ये दोनों छोटे नंबर हो सकते हैं, कोई बी को बड़ा डाल सकता है, कोई सी को बड़ा डाल सकता है, कोई तीनों को भी सेम रख सकता है नंबर। तो अपने को अज्यूम करना है कि अगर ए बड़ा रहेगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, बी बड़ा है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सी के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इक्वल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। हम लोग क्या लिखेंगे, इफ अगर ए ग्रेटर देन बी, और अपने को क्या चेक करना है, ए ग्रेटर देन सी भी चेक करना है, तो मैं एल्स इफ में नहीं लिखूंगा, नीचे नहीं लिख सकता, ये दोनों भी दोनों एक साथ ही कंपेयर होने चाहिए। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं एम्बिसेंट, जो है लॉजिकल गेट, कि आपको, ठीक है, अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एंड ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है, तो उसका ट्रूथ टेबल क्या है कि दोनों ट्रू रहेगा कंडीशन तो ही इफ के अंदर जाने देगा। इफ का फ्लो कैसे होता है कि इफ के अंदर अगर कंडीशन ट्रू है तो ही इफ के अंदर आएगा, नहीं तो वो आगे जाएगा, एल्स में रहेगा तो एल्स में जाएगा, एल्स इफ रहेगा तो एल्स इफ में जाएगा। तो अभी ए ग्रेटर देन बी रहेगा तो इधर क्या आएगा, ए ग्रेटेस्ट, मतलब ए इज ग्रेटर, ए इज, मैं अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी, क्योंकि ये मोस्टली तो आएगा नहीं, लेकिन लॉजिक के लिए आपको आना चाहिए। फिर एल्स इफ में मैं क्या लिखूंगा कि अगर बी बड़ा रहेगा तो क्या लिखूंगा मैं, बी इज ग्रेटर देन ए, एम्बिसेंट 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 मतलब एंड होता है, बी ग्रेटर देन सी, तो इधर मैं क्या लिखूंगा मैसेज कि बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी, सॉरी, हाँ, ए एंड सी। और फिर एल्स इफ अभी किसके लिए चेक करूंगा, सी के लिए, तो सी अगर इससे बड़ा है, सी अगर इससे भी बड़ा है, तो हम लोग इधर प्रिंट करेंगे सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी, ठीक है। अभी सपोज ये तीनों भी कंडीशन में नहीं गया, ठीक है, तीनों भी नहीं गए, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, एल्स। एल्स होता है बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट, बाय डिफॉल्ट मतलब कोई भी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है अपना कोड, तो वो एल्स में जाता है, ठीक है। तो एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स में लिखेंगे कि ए बी एंड सी आर इक्वल, ए बी एंड सी आर सेम या इक्वल, जो आपको लिखना है वो, ठीक है। ये जो मैंने कमेंट किया वो आपको प्रिंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, द प्रिंट एफ, सॉरी आप लोग सी आउट यूज कर रहे हैं ना, तो सी आउट, इधर आएगा सी आउट, तो सेम ये चीज भी सी आउट में आएगा, ये चीज भी सी आउट में आएगा, ये भी सी आउट में आएगा। और अगर देखो इफ के अंदर सिंगल लाइन रहेगा तो करली ब्रेसेस नहीं लिखा तो भी चलता है, अगर एक से ज्यादा लाइन है इफ के अंदर तो आपको करली ब्रेसेस ऐसा मेंशन करना ही पड़ेगा, किधर स्टार्ट हो रहा है किधर क्लोज हो रहा है वो। तो जैसे आपको देखो कंट्रोल स्टेटमेंट डिपेंड करता है कि कितना कंडीशन है, कितना कंडीशन साथ में चेक करना है, कितना कंडीशन अलग से चेक करना है, तो उसके ऊपर आपको फिर वो लॉजिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया ये कंट्रोल स्टेटमेंट का? यस सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट? सर हाँ मन बोलो। सर टाइप्स ऑफ डेटा कन्वर्जन, क्या 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 टाइप्स ऑफ डेटा कन्वर्जन। डेटा कन्वर्जन, ओके देखो ये एक्चुअली थ्योरी में आएगा आपको। तो डेटा कन्वर्जन मतलब एक्चुअली उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग बोलते हैं, आप डेटा जो कन्वर्जन बोल रहे हो ना उसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, वर्ड है उसके लिए। और इसमें दो टाइप के टाइप कास्टिंग होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब क्या होता है कि अगर आपको सपोज कोई डेटा फ्लोट में है, मतलब पॉइंट पे है, और उसको अगर आपको क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो या अगर इंटीजर का डेटा रहेगा तो उसको अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, पॉइंट में, या फिर कोई स्ट्रिंग में रहेगा, तो ऐसा कोई डेटा को आपको अगर कन्वर्जन करना है, उसका क्या करना है, कास्टिंग करना है, डेटा टाइप चेंज करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। जो आप बोल रहे हो ना डेटा कन्वर्जन,
उसको बेसिकली टाइप कास्टिंग बोलते हैं। नहीं सर, बुक में दिया है बिल्ट इन टू क्लास टाइप टू बिल्ट इन। बिल्ड इन, ओके, तो क्लास टाइप। हाँ आप पूरा क्वेश्चन बोलो ना, क्वेश्चन मेरे को एक्चुअली आपका क्वेश्चन नहीं समझ। सर, बुक में 3 टाइप्स दिए हैं। कौन सा कौन सा? Conversion from built-in to class type. Second, conversion from class type to built-in type. And third है one class type to another class type. हेलो। हाँ सर। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? बिल्ट इन और क्लास टाइप। हाँ, हाँ, उसमें कौन से 3 टाइप बोला आपने? built-in to class type. Second, class type to built-in. और थर्ड है one class type to another class type. तो वही इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ही है वही। अरे उसी को इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बोलते हैं। ओके सर। हाँ, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अगर आप इसमें देखोगे ना बुक के अंदर भी, मतलब क्या होता है क्लास टाइप, मतलब होता है यूजर डिफाइन। हम लोग जब भी क्लास बनाते हैं ना, तो यूजर डिफाइन डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो अगर सपोज आप कोई भी डेटा टाइप लेते हो, जैसे इंटीजर लिया आपने, इंटीजर, ठीक है। और अगर आपको इंटीजर को क्या करना है, कन्वर्ट करना है आपको, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो आप फ्लोट में कन्वर्ट कर पाओगे उसको। सो ये देखो, बिल्ड इन मतलब क्या होता है, इंट है, फ्लोट है या कैरेक्टर है, ये क्या है, इनबिल्ड है, ठीक है। मतलब ऑलरेडी यूज, मतलब ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग इम्प्लिसिट बोलते हैं, इम्प्लिसिट, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे ना इसको, इम्प्लिसिट होता है। और अगर आप बड़ा कोई कन्वर्जन कर रहे हो, ठीक है, बड़ा मतलब क्या, जैसे कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या होता है, यूजर डिफाइन होता है, ठीक है। या क्लास का कोई आप मतलब वेरिएबल बनाओगे, उसको अगर कन्वर्ट कर रहे हो आप इंटीजर या फ्लोट में, तो वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। सो मतलब ये क्या होता है, इसको टाइप कास्टिंग ही बोलते हैं। लेकिन बिल्ड इन मतलब क्या होता है कि जैसे इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, ये ऑलरेडी अपने सी प्लस प्लस में ऑलरेडी है। मतलब आपको खुद से बनाना नहीं पड़ता उसको, हम लोग इनबिल्ड यूज करते हैं। और जैसे मैंने बोला कि क्लास का डेफिनेशन देते टाइम कल बोला था मैंने, कि क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड मतलब हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं उसको, ठीक है। समझा आपको? तो देखो, इंटीजर और फ्लोट अगर मैं ऐड करूंगा तो उसका आंसर फ्लोट में आना चाहिए, अगर मेरे को चाहिए तो वो इम्प्लिसिट है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को किसी बड़े को करना है, बड़े को, और फ्लोट में क्यों आंसर आएगा, क्योंकि फ्लोट बड़ा है, फ्लोट इंटीजर से साइज में भी बड़ा है। और मतलब फ्लोट का साइज भी बड़ा है, और फ्लोट बड़ा डेटा टाइप है इंटीजर से, इसके लिए तो वो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, फ्लोट में आएगा। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, समझा। क्लास टाइप मतलब आप क्लास के अंदर जो भी यूज करोगे एज अ ऑब्जेक्ट बना के, वो क्लास टाइप हो जाएगा। इसके लिए देखो ना, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फिर वेरिएबल हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। अगर एग्जाम सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। भी और फ्लोट को भी, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। समझा अभी? यस सर। ओके, फाइन। हेलो।
हाँ, बाकी किसी को कुछ डाउट है? देखो एक्सप्लिसिट का सर। भी लिख के, हाँ बोलो। ऑपरेटर ओवरलोडिंग बताओ ना। ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है चलेगा। तो देखो एक्सप्लिसिट के लिए 5+4 करोगे आप, मतलब क्या कर रहे हो आप पहले फ्लोट के साथ, मतलब फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो इंटीजर को, और फिर ऐड कर रहे हो। तो फ्लोट एक फंक्शन है जो क्या करोगे आप, इंटीजर को आप पहले फ्लोट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो फ्लोट में कन्वर्ट दो, अभी देखो पहले मैंने 5 और 4 को ऐड किया, तो वो दोनों अगर इंटीजर है तो आंसर इंटीजर में आएगा। लेकिन अगर मैंने 5 को फ्लोट में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो अगर फ्लोट में कन्वर्ट किया तो क्या आंसर आएगा उसका, 5.0। और इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 5.0 और 4 जो है, तो उसमें डेटा टाइप कौन सा बड़ा है, डेटा टाइप देखते हैं हम लोग। तो डेटा टाइप फ्लोट बड़ा है, तो आंसर फ्लोट में ही आएगा इसका, ठीक है, 9.0 में आएगा। तो एक्सप्लिसिट हो गया ये, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट अपने को खुद से करना पड़ता है, मतलब वो फंक्शन यूज करना पड़ेगा अपने को कन्वर्जन के लिए, इसको डेटा कन्वर्जन ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप उसको दूसरा टर्म देखोगे तो उसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं एक्चुअली। हम लोग डेटा क्या कर रहे हैं, उसका डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अपने को जैसा आंसर चाहिए उस हिसाब से, अगर इंटीजर में आंसर चाहिए तो इंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, फ्लोट में आंसर चाहिए तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, आपको देखना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ये रहने दो। तो देखते हैं ओवरलोडिंग, मैंने जैसे बोला था ये पॉलीमॉर्फिज्म का अपना पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म जैसे मैंने बोला था कि पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है, एक मेथड ओवरलोडिंग है और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग जैसे हम लोग ने कल देखा था, मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है कि एक ही क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ही क्लास के अंदर सेम नाम के फंक्शन नहीं बना सकते, तो हम लोग उसको ओवरलोड करते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब क्या है कि ऑपरेटर का मेन काम क्या है, ऑपरेटर का मेन काम है एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। बट अगर मैं इसी फंक्शन को, मतलब ऑपरेटर को एज अ फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है, एज अ फंक्शन अगर मैं मेरे प्रोग्राम में यूज करूंगा तो वो ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड मतलब क्या, अलग फॉर्म में मैं इसको यूज कर रहा हूँ। पहला क्या है, तो अगर मैं कभी प्लस यूज करता हूँ या माइनस या प्लस प्लस जो भी यूज करता हूँ, वो कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कंपैरिजन के यूज करता हूँ। बट अगर वही ऑपरेटर को अगर एज अ फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं, तो वो ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड मतलब मैं उसका और एक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसके अंदर देखते थे, तो पहले हम लोग एक क्लास बना देते, जैसे कि क्लास टेस्ट ही बनाते हैं। और इसके अंदर सपोज अगर मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ, पब्लिक वेरिएबल, पब्लिक इंट एक्स, ठीक है। पब्लिक इंट एक्स, अगर सपोज एक्स को कुछ वैल्यू सेट करना है, मेरे को एक्स को कुछ वैल्यू देना है, तो एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा पब्लिक टेस्ट, और मैं इधर लिखूंगा x इज इक्वल टू समथिंग 7। ये मैंने वैल्यू सेट कर दिया कि x का वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। और एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ मैं, जो क्या करेगा, इसका वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो पब्लिक वॉइड शो करके फंक्शन बना देता हूँ। तो सी आउट, और मैं इधर दिखाता हूँ x का वैल्यू क्या है, ठीक है। और इसको कॉल कर देते हैं। तो जैसे मैं टेस्ट टी लिखूंगा, टेस्ट टी लिखूंगा, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और मैं अगर टी डॉट शो लिखूंगा, वो वैल्यू डिस्प्ले भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको सेव कर लेते, तो ऑपरेटर डॉट सीपीपी, और देखो गेट सी एच नहीं लिखा हम लोगों ने, तो
तो देखो x इज इक्वल टू 7 डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने इधर x इज इक्वल का वैल्यू x का वैल्यू 7 रखा है, लेकिन अभी मेरे को क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट करना है x को वैल्यू। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा t प्लस प्लस, ठीक है, t प्लस प्लस और t डॉट शो। अभी देखो t प्लस प्लस, t वेरिएबल है क्या मेरा? नहीं, t वेरिएबल नहीं है, फिर भी अगर मैं उसके साथ प्लस प्लस यूज करूंगा तो इंक्रीमेंट होगा क्या? तो नहीं होना चाहिए इंक्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि हम लोग वो वेरिएबल के प्लस प्लस ऑपरेटर किसके लिए यूज करते हैं? इंक्रीमेंट बाय 1। अगर कोई भी वेरिएबल का वैल्यू आपको 1 से इंक्रीमेंट करना है तो हम लोग प्लस प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। तो लेकिन वो वेरिएबल के साथ करते हैं। मेरा t क्या है? ऑब्जेक्ट है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फंक्शन होता है। तो अगर मैं t प्लस प्लस लिखूंगा, वैल्यू कैसे बढ़ेगा? तो उसके लिए अपने को इधर क्रिएट करना पड़ेगा एक फंक्शन। तो देखो फंक्शन कैसे बनाता हूँ मैं, तो पब्लिक, इधर लिखूंगा मैं ऑपरेटर, कीवर्ड है। आपको अगर जब भी आपको ऑपरेटर एज अ फंक्शन यूज करना है, मतलब ऑपरेटर का फंक्शन बनाना है, तो आपको ऑपरेटर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और जो भी आप ये यूज कर रहे हो वो, ठीक है। तो ऑपरेटर पब्लिक वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस, और ये अपना फंक्शन, और जैसे ही मैं टी प्लस प्लस लिखूंगा तभी यह फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ सी आउट, और ये क्या होना चाहिए इधर? x का वैल्यू 1 से बढ़ना चाहिए। तो अब ऐसा नहीं कि 1 से बढ़ना चाहिए, आप इसको 2 से 5 से कितने से भी बढ़ा सकते हैं। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, x का वैल्यू 10 से बढ़ना चाहिए, x प्लस प्लस कॉल हुआ तो। ये यूजर डिफाइन, आपको जो ऐड करना है इधर ऐड कर सकते हो लाइन, x को माइनस भी करना है आप माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट इतना लाइन लिखना है इसके अंदर। तो देखो अब अभी क्या होगा, जैसे ही मैंने पहले ये टी कॉल हुआ तो x का वैल्यू 7 सेट हो जाएगा, और डिस्प्ले भी क्या होगा, x इज इक्वल टू 7 डिस्प्ले होगा। कमेंट में लिख देता हूँ। फिर t प्लस प्लस जब भी कॉल करूंगा, जैसे कि मैं t प्लस प्लस लिखा, अभी ये ऑपरेटर है, बट ऑब्जेक्ट के साथ ऑपरेटर कॉल किया तो ये देखेगा कि प्लस प्लस नाम का कोई फंक्शन तो नहीं है इसके अंदर। तो हम लोग ने देखो फंक्शन बनाया ऑपरेटर का प्लस प्लस नाम का, तो ये कॉल होगा। इसके अंदर लिखा है x इज इक्वल टू एक्स प्लस, मतलब x का जो वैल्यू है करंट, उसमें 10 ऐड हो, तो x का करंट वैल्यू 7 है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 10 ऐड होगा, तो 17 हो जाएगा इधर वैल्यू मेरा। और जब भी आप शो करोगे टी डॉट शो, तो इधर अपना 17 डिस्प्ले होगा। तो प्लस प्लस से हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ऑपरेटर से हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो अगर चेक करते हैं, देखो x का वैल्यू 7 और दूसरा x का वैल्यू 17 आया, एक्चुअली मैंने इधर एंडल नहीं लिखा है, तो साइड में, तो अगर मैं कॉल करूंगा अभी इसको, देखो x का वैल्यू पहले 7 था, देन 17 आया, ठीक है। तो मैंने प्लस प्लस यूज किया फंक्शन कॉल करने के लिए। और ऐसा कंपल्सरी नहीं कि इधर 10 ही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, इधर -10 करो, मतलब माइनस में आंसर आएगा, या -1 करो, या आपको 1 से उसका वैल्यू बढ़ाना है तो x प्लस प्लस करो तो भी चलेगा, प्लस प्लस पे प्लस प्लस करना है तो 8 हो जाएगा वैल्यू। तो ये डिपेंड करता है आप क्या लिख रहे हो उसके अंदर। तो समझ में आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग? ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब क्या, हम लोग ऑपरेटर को एज अ फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग, समझा ऑपरेटर ओवरलोडिंग? यस सर। ओके, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके जाओ, बेसिक मोस्टली तो ये क्वेश्चन आता ही है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, तो करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। आई थिंक सबके डाउट हो गए क्लियर, और किसी का बाकी है? और किसी को कुछ डाउट है? तो हम लोग स्टॉप कर सकते हैं फिर इधर, अगर किसी को डाउट नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। हेलो मैम। हेलो, बाकी किसी को कुछ डाउट है क्या? ठीक है, आई थिंक किसी को कुछ डाउट नहीं है, तो हम लोग स्टॉप कर देते हैं इधर ही, ठीक है। तो मैं एंड कर रहा हूँ सर।